भारत में आरक्षण एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही कितनी अलग अलग भावनाएं मन में आती हैं। क्या यह सामाजिक न्याय का एक जरिया है या फिर अवसर छीनने का एक कारण? चलिए आज इसके पूरे इतिहास को खंगालते हैं, बिल्कुल शुरुआत से लेकर आज तक की बहस तक। देखिए, आरक्षण की जब भी बात होती है ना, तो दो तरह के खेमे बन जाते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो मानते हैं कि सदियों से चली आ रही गलतियों को सुधारने का ये सबसे अहम जरिया है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इसे मेरिट और बराबरी के खिलाफ मानते हैं। तो इस पूरी चर्चा में आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये दो अलग अलग सोच हैं क्या। तो इस बहस को ठीक से समझने के लिए आइए पहले बिल्कुल बेसिक्स पर चलते हैं। आखिर ये आरक्षण है क्या, किसे मिलता है और असल में ये काम कैसे करता है। चलिए इसको आसान भाषा में तोड़कर समझते हैं। तो भारत में आरक्षण सिस्टम बेसिकली 4 अलग अलग समूहों के लिए है और हर समूह का कारण अलग है। सबसे पहले शेड्यूल्ड कास्ट्स यानी एससीज, ये वो समुदाय हैं जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से छुआछूत झेला है। फिर आते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स या एसटीज, ये आदिवासी समुदाय हैं जो अक्सर आम समाज से दूर और अलग थलग रहे हैं। तीसरा है अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसीज, ये वो समूह हैं जिन्हें सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा माना गया, और हाल ही में एक नया समूह जोड़ा गया है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ईडब्ल्यूएस। ये पहली ऐसी श्रेणी है जो जाति पर नहीं बल्कि सिर्फ आय पर आधारित है। अब यहां पर चीजें थोड़ी सी टेक्निकल हो जाती हैं, पर घबराइए मत, बहुत आसान है। आरक्षण 2 तरह का होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल को ऐसे समझिए जैसे एक केक है जिसके आपने एससी, एसटी और ओबीसी के लिए अलग अलग टुकड़े काट दिए। ये हो गया वर्टिकल आरक्षण। अब हॉरिजॉन्टल आरक्षण क्या करता है कि वो हर टुकड़े के अंदर एक छोटा हिस्सा काटता है, जैसे महिलाओं के लिए या दिव्यांग लोगों के लिए। इससे यह पक्का हो जाता है कि हर बड़ी श्रेणी के अंदर भी इन समूहों को उनका हक मिले। तो सवाल ये उठता है कि ये सारे नियम बने कैसे, कहां से शुरू हुई है कहानी। वेल, इसके लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, बिल्कुल देश का संविधान लागू होने के ठीक 1 साल बाद। साल था 1951। यह सब शुरू हुआ एक लैंडमार्क केस से, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दुराईराजन। हुआ यह कि मद्रास सरकार ने मेडिकल कॉलेजेस में जाति के आधार पर सीटें रिजर्व कर दी। इसके खिलाफ एक स्टूडेंट चंपकम दुराईराजन कोर्ट चली गई। उनका कहना था कि यह उनके समानता के अधिकार का उल्लंघन है, और जानते हैं क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात मानी और उस सरकारी आदेश को रद्द कर दिया। सोचिए ये कितना बड़ा पल था। देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक कानून को गैर संवैधानिक बता दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। संसद ने इस पर फौरन प्रतिक्रिया दी और कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए उन्होंने सीधा संविधान को ही बदल दिया। जी हां, देश का सबसे पहला संवैधानिक संशोधन इसी वजह से हुआ। और यह बदलाव आया अनुच्छेद 15(4) के रूप में। संविधान में एक नया क्लॉज जोड़ा गया। इस क्लॉज ने सीधे सीधे सरकार को यह शक्ति दे दी कि वो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए खास प्रावधान बना सकती है, भले ही यह समानता के अधिकार के खिलाफ दिखे। और बस इसी एक क्लॉज ने भारत में जाति आधारित आरक्षण के लिए सारे कानूनी दरवाजे खोल दिए। तो एससी और एसटी के लिए आरक्षण का रास्ता तो साफ हो गया था, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। कई दशकों बाद भारतीय राजनीति में एक ऐसा भूचाल आया जिसने आरक्षण की पूरी बहस का रुख ही बदल दिया। ये दौर था मंडल आयोग का। मंडल आयोग ने एक ऐसी रिपोर्ट दी जिसने सबको चौंका दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 52% आबादी ओबीसी श्रेणी में आती थी। सिफारिश क्या थी? सरकारी नौकरियों में इनके लिए 27% आरक्षण। और जब 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने इस रिपोर्ट को लागू किया तो बस पूरे देश में तूफान खड़ा हो गया। सड़कों पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और समाज जाति के नाम पर बुरी तरह से बंट गया। अब जब सड़कों पर इतना हंगामा था और राजनीति इतनी गर्म थी, तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचना ही था। और फिर आया वो ऐतिहासिक फैसला, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ केस का। ये वो फैसला है जो आज भी भारत की आरक्षण नीति की नींव माना जाता है। जरा सोचिए कि चीजें कितनी तेजी से आगे बढ़ीं। 1990 में एक राजनीतिक फैसला लिया गया जिसने पूरे देश में आग लगा दी। 1991 तक ये विरोध प्रदर्शन पूरे देश में फैल चुके थे, और सिर्फ 1 साल बाद 1992 में ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की एक बेंच के सामने था, जो एक ऐतिहासिक फैसला सुनाने वाली थी। तो इस पूरे फैसले का सबसे जरूरी नतीजा क्या था? वो था ये नंबर 50%। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऊपरी सीमा तय कर दी कि कुल आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। विचार ये था कि सामाजिक न्याय और मेरिट के बीच एक संतुलन बना रहे। इसी फैसले में कोर्ट ने एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विचार पेश किया, क्रीमी लेयर का। इसके पीछे का तर्क बड़ा सरल था। कोर्ट ने कहा कि आरक्षण का मकसद पिछड़ेपन को दूर करना है, तो जो लोग ओबीसीज में होते हुए भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से आगे निकल चुके हैं, उन्हें इसका फायदा नहीं मिलना चाहिए। यह एक कोशिश थी कि आरक्षण का लाभ सही मायनों में जरूरतमंद लोगों तक ही पहुंचे। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी देखा, कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक बार फिर संसद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी, और इसके लिए उन्होंने संविधान में कई अहम बदलाव किए। इन संशोधनों ने खेल के नियमों को काफी हद तक बदल दिया। पहले तो उन्होंने प्रमोशन में आरक्षण को वापस लाया, जिसे इंदिरा साहनी केस ने मना कर दिया था। फिर उन्होंने बैकलॉग रिक्तियों को 50% की सीमा से बाहर कर दिया। और फिर सबसे बड़ा बदलाव आया 103 में संशोधन से, जिसने एक बिल्कुल नई श्रेणी बना दी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या ईडब्ल्यूएस। तो आज की स्थिति क्या है?
देखिए, SC, ST और OBC के पुराने कोटा के साथ अब 10% EWS का कोटा भी जुड़ गया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कुल आरक्षण अब 59.5% हो गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई 50% की लक्ष्मण रेखा अब पार हो चुकी है। ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव था। जाहिर सी बात है, जब 50% की सीमा टूटी तो इससे कोर्ट में चुनौती दी जानी ही थी, और इसने एक और बड़ी कानूनी लड़ाई की नींव रखी, जिसने आरक्षण के पूरे ढांचे को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने लाकर खड़ा कर दिया। ये केस था जनहित अभियान केस, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने EWS कोटा को सही ठहराया। कोर्ट ने 3 बड़ी बातें कहीं। पहली, कि संसद आर्थिक आधार पर आरक्षण दे सकती है। दूसरी, SC, ST, OBC को इससे बाहर रखना भेदभाव नहीं है। और तीसरी और सबसे अहम बात कि 50% की जो सीमा है वो सिर्फ SC, ST, OBC आरक्षण के लिए थी, EWS जैसी नई श्रेणियों के लिए नहीं। और इसके साथ ही 70 साल से ज्यादा के इस कानूनी और राजनीतिक सफर के बाद हम वहीं आ खड़े होते हैं जहां से शुरू किया था, एक बुनियादी सवाल पर। आरक्षण का आधार क्या होना चाहिए? जाति यानी इतिहास में हुआ अन्याय, या फिर वर्ग यानी मौजूदा आर्थिक हालत, या फिर क्या अब वक्त आ गया है कि एक बिल्कुल नए सिस्टम के बारे में सोचा जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, और ये सवाल आज भी भारत की सामाजिक और राजनीतिक बहस के बिल्कुल केंद्र में है।